नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। हमने भी कहा बिल्कुल सही बात। जब बुद्धिजीवी संघी बन जाते हैं तो वो जहरीले सांप बन जाते हैं और देश को डसने लगते हैं। वही बुद्धिजीवी वो रास्ते निकालते हैं जिससे खुद भ्रष्टाचार करते हैं, इस देश के नागरिकों के हक मारते हैं और उसके बाद कहते हैं हम तो बड़े अच्छे हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमें तो छोड़ दीजिए, हमें सम्मान दीजिए, हमें न जाने क्या क्या मांगते हैं। आज इसी पे आपसे बात कर लेता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब से ही बुद्धिजीवियों पर हमला किया जा रहा था। लगातार बुद्धिजीवियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे थे और अब उन्हें आतंकवादी जोड़ा जा रहा है। कोई पढ़ जाने से या कोई नौकरी कर लेने से या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाने से बुद्धिजीवी नहीं हो जाता। बुद्धिजीवी वह होता है जो ज्ञान, समग्र ज्ञान रखता हो और उसके बाद उसका उपयोग समाज, देश और दुनिया की भलाई के लिए करता हो। जी हां, उसे बुद्धिजीवी परिभाषित किया गया है तमाम सारे ग्रंथों में, तमाम सारी जगह पे। यह बात हमें समझने की जरूरत थी। बहरहाल नहीं समझा, कोई बात नहीं। अब मैं इसी पे आगे आता हूं। चलिए कुछ बुद्धिजीवी बता देता हूं, नाम सुन लीजिए। विश्व हिंदू परिषद, विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन से जुड़े लोग, जिनमें एक प्रभात शुक्ला है, पूर्व राजदूत है, और विवेकानंद फाउंडेशन जिसके कभी अजीत डोभाल संस्थापक अध्यक्ष थे, के अध्यक्ष हैं। अनिल त्रिगुणायतर पूर्व राजदूत है और विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हैं। अशोक मित्तल पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर है, इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच ये इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हैं। वीरेंद्र गुप्ता पूर्व राजदूत है, आरएसएस से जुड़ी जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद है उसमें है। और न्यायमूर्ति रह चुके आदर्श कुमार गोयल हैं, वो आरएसएस के अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं। और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इन लोगों ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग किसके लिए किया? वोट चोरों को बचाने के लिए और विदेशी फंडिंग लेकर के संस्थाएं चलती थी। ये सभी संस्थाओं ने विदेशी फंडिंग ली और इसके बाद अब तो देश की ही तमाम सारी कंपनियां काम के लिए इनके पास आती हैं, ये तथाकथित फंड लेती हैं और करती हैं। अब मैं कुछ ऐसे लोग बताता हूं, जैसे जो दीपक सिंघल हुआ करते थे, वो यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे और उनकी स्थिति ये कि वो 1,500 करोड़ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी हैं। तो साहब वो भी बुद्धिजीवी बन के उसमें साइन करते हैं 272 वाले गैंग में। और इसी तरीके से आरएन सिंह एक आईएएस थे, यूपी कैडर के ही, रामनारायण सिंह, उनके यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और नोटों के जखीरे जखीरे बरामद हुए थे। और इसी तरह के तमाम सारे लोग। तो इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल देश की जनता को, देश के खजाने को और सबको लूटने में इस्तेमाल किया। ये वो लोग हैं। अब चूंकि असली बुद्धिजीवी इनका पर्दाफाश कर देते हैं तो उनसे इन्हें परेशानी है, इसलिए ये उनके ऊपर हमलावर होते हैं। जब ये हमलावर होते हैं तब आता है कैसे हमला करते हैं। ये कभी यह कह के कि आप अदालत क्यों नहीं जाते हैं, क्यों अदालत जाए? सरकार चुनी हुई है, यदि अपने आप को कहती है हम सही सरकार हैं तो हम बात उठा रहे हैं उसे समझे,
संवैधानिक संस्था है, तो हम यदि कोई सवाल उठा रहे हैं तो उसकी जांच करें और तमाम जांच एजेंसियां भी यही करें। लेकिन नहीं, यहां तो असल में लूटने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। वहां आप जाएंगे, इन्हीं के लोग वकील हैं, इन्हीं के लोग जज हैं। एक वकील लूटेगा और एक जज के लिए दलाली करेगा। जी, यही हो रहा है। जब यह होता है तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। अब मैं आता हूं सीधे सीधे मुद्दे पे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बुद्धिजीवी हैं कि साहब उनकी बुद्धि का ही पता नहीं। जब वो पीछे अमेरिका गए थे, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद में बिना बुलाए चले गए थे डोनाल्ड ट्रंप को, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, तो वो रिसीव भी करने नहीं आया था। एक अदनी सी कर्मचारी ने रिसीव किया, अंदर ले गई। वहां जब चर्चा चल रही थी, प्रेस सवाल कर रही थी, तो जवाब नहीं दे पा रहे थे, सवाल नहीं समझ पा रहे थे। कई बार ट्रंप ने टोका, कई बार बेइज्जत भी किया, मुंह पर किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मुस्कुराते रहते हैं ऐसे वक्त में। वैसे ही जैसे अभी हाल ही के दिनों में जो साईं बाबा के एक उसमें कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय बच्चन अंग्रेजी में जो कह रही थी और उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे थे, तो वो कैसे कर रहे थे, यह भी सुन लीजिए। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. मतलब उन्होंने कहा एक ही लैंग्वेज है, एक ही धर्म है, एक ही वो है, क्या है, मानवता है, प्रेम है, और ईश्वर कहाँ है, सर्वव्यापी है। नरेंद्र मोदी को समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था हाँ, उनके भक्त तो उन्हें सर्वव्यापी कहते हैं, वो खुद सर्वव्यापी हैं, अवतारी हैं, तो ये किसी और को कैसे कह रही है कि एक ही धर्म है दुनिया में, मानवता का, एक ही जो है जाति है प्रेम की। और उसी तरीके से तो ये आप समझ लीजिए, ये अपने आप में ये वही संदेश था जो राहुल गांधी ने संसद में दिया था कि चाहे भगवान शिव की बात करो, चाहे बुद्ध की बात करो, चाहे किसी की बात करो, हर कोई एक ही संदेश देता है, मोहब्बत, मानवता, सेवा और सबके लिए वह करने की नियत। तो वह प्रेम का संदेश, प्रेम की भाषा, जो प्रेम की भाषा और संदेश है वही है, यही बुद्धिजीवी बताते हैं। लेकिन साहब समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने तो नफरत की ही दुकान से चलना है सारा काम। नफरत नहीं होगा तो कैसे होगा, तो इसलिए ये करते हैं। बहरहाल चलिए, कोई बात नहीं, जो कहना था इन्होंने कह दिया। अब मैं यही आता हूं कि इनकी नफरत की ही पूरी दुकान है, और ऐसे में यदि कोई मोहब्बत बांटने लगता है और सच बताने लगता है और इनके झूठ का पर्दाफाश करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। जो शांति और अहिंसा के साथ में प्रोटेस्ट करता है तो एफआईआर दर्ज होती है। उदाहरण देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, वो जो है प्रदर्शन कर रहे थे सिरसा में, हरियाणा में और दूसरी जगह, तो वहां नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा था। उस पोस्टर को उन्होंने ब्लैक कलर से जो स्प्रे करके काला कर दिया। अब नरेंद्र मोदी के पोस्टर का मुंह काला हो गया, नरेंद्र मोदी का मुंह काला हो गया, ऐसी स्थिति बना दी। वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, तमाम तरह से कार्रवाई करने का वो कर दिया। क्यों? क्योंकि भाजपाई पुलिस है। अब पोस्टर पर भी वो करने पर एफआईआर दर्ज होती है। पहले बड़े बड़ी गालियां दी जाती थी तब नहीं होता था,
जाने क्या क्या नरेंद्र मोदी कह देते हैं गांधी परिवार के लिए, नेहरू परिवार के लिए, नेहरू जी के लिए, और उसके बाद उनके पुतले जलाते थे, सब कुछ करते थे, एफआईआर नहीं दर्ज होती थी। आज एफआईआर दर्ज हो रही है क्योंकि उन्होंने ब्लैक कलर जो है स्प्रे कर दिया मुंह पे। तो आप ये समझ लीजिए, उधर मंजीत घोषी है मध्य प्रदेश में, और वो सच को आगे बढ़ाते रहते हैं, सारी सच्ची बात कहते हैं, कोई नफरत नहीं फैलाते हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करते हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, यूथ कांग्रेस से। तो स्थिति ये होती है कि मंजीत घोषी के घर दिल्ली पुलिस जाती है मध्य प्रदेश, वहां से सुबह सुबह उठा ले जाती है, उनके परिवार को भी मिलने नहीं देती है, भी नहीं बताती क्यों गिरफ्तार किया, क्या हुआ, क्या जुर्म है। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये बुद्धिजीवी है कि ये खुद आतंकवादी है? तो दिल्ली पुलिस अपने आप में आतंकवादी है। उसने शर्जील इमाम, उमर खालिद और वो लड़की है उसके समेत तमाम सारे लोगों को जेल में रखा हुआ है, जबरदस्ती वो जेल में बने रहें, इसके लिए हर साजिश रचते हैं। और इसी के लिए कि उनकी उधर जमानत ना हो तो इस तरह की बातें वो बोलते हैं वहां पर अदालत में। अब आप सोचिए, जब यह नियति हो और उसके बाद कहें हम लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की स्थिति है। तो वही बुद्धिजीवी, फिर मैं आता हूं नरेंद्र मोदी पे, वही बुद्धिजीवी बनने की कोशिश करते हैं। और स्थिति यह है कि अब ये पीछे कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में चाहे संयुक्त राष्ट्र हो चाहे दूसरे और कार्यक्रम हो, वहां जाना था नरेंद्र मोदी को, लेकिन ट्रंप के डर के मारे वो वहां गए नहीं, सभी जगह अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया और चले आए। और जब चले आए तब ये हुआ, भारत का पक्ष उस तरह से नहीं रखा जा सका, तो आज दुनिया में बेइज्जती हो रही है। कहा जा रहा है पाकिस्तान ने तो साबित कर दिया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हराया है और भारत ने सरेंडर किया है। अब आप बताइए, जब यह बात सामने आती है तो दूसरी सबसे बड़ी बात सामने आती है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया या ना किया, लेकिन भारत की बेइज्जती जरूर करा रहे हैं। और वो दक्षिण अफ्रीका भी नहीं जाते यदि डोनाल्ड ट्रंप वहां आने का फैसला ले लेते। उन्होंने चूंकि उसका बायकॉट किया, इसलिए नरेंद्र मोदी वहां जा पहुंच गए। अब आप सोचिए, देश इतने संकट में है, देश को डोनाल्ड ट्रंप सरेआम गाली दे रहा है, उनकी यूएस सिक्योरिटी जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट बता रही है कि भारत इतनी बुरी तरह से हार गया, और भारत में जो पहलगाम का हमला था वो हमला असल में आतंकी हमला नहीं बल्कि आंतरिक विद्रोह था। और इस तरह की बातें करके भारत को पूरे वैश्विक जगत में जिस तरह से बदनाम कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, उसके बावजूद तथाकथित हमारे इंटायर पॉलिटिक्स वाले नरेंद्र मोदी वो वहां विजिट करने चले जाते हैं, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाते, एक ट्वीट नहीं कर पाते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है और काउंसिल जो कमीशन है उसने गलत रिपोर्ट दी है। ये सब न कह पाने का अर्थ ये होता है कि आपने स्वीकार कर लिया। भारत की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं थी, क्योंकि उस समय बुद्धिजीवियों की सरकार होती थी। राहुल गांधी ने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो जवाहरलाल नेहरू का जो म्यूजियम था, लाइब्रेरी का आज उद्घाटन किया है, जिसमें 35,000 डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, 3,000 इलेक्ट्रेशन मौजूद है। और राहुल गांधी ने उसका उद्घाटन किया और करते हुए ये कहा कि ये इतिहास नहीं बदलती सोच का रिकॉर्ड है। जी हां, उसने भारत को जो सम्मान दिलाया था 1949 में,
जब प्रधानमंत्री भी पूर्ण प्रधानमंत्री नहीं था और गरीब गुरबा हम देश थे, उस वक्त में पंडित नेहरू अमेरिका गए थे। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश के इतिहास को तोड़ करके वो पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने प्रोटोकॉल तोड़ के वो आया और आकर के ट्रूमैन ने रिसीव किया पंडित नेहरू को। पंडित नेहरू ने उनकी उसी कांग्रेस को संबोधित किया। कांग्रेस मतलब वहां संसद होता है, उस जिसमें यह रिपोर्ट दी गई है आज कि भारत तो पाकिस्तान से हार गया। सोचिए, संबोधित किया, पूरी संसद यानी कांग्रेस उनकी खड़ी हो गई, सब सलाम कर रहे थे उस नेहरू को, उसकी बुद्धिजीविता को, उसके ज्ञान को। और आज का प्रधानमंत्री वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामे कर सकता है। आपने उसके ड्रामे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के वक्त भी देखे, जैसे झुक झुक के और वो करके गमछा लहरा के और न जाने क्या क्या कर रहा था। उसे समझ में आता है कि भारत के अंदर आज कोई बुद्धिमान प्रधानमंत्री नहीं है, और जो प्रधानमंत्री है वो असल में उस कुर्सी के काबिल नहीं है। शायद यही वजह है कि भारत को पूरी दुनिया में वह बेइज्जती सहनी पड़ रही है जो शायद कभी किसी को नहीं हुई, और उसके कारण हमारे देश की तमाम संस्थाएं, तमाम दूसरे और लोग वो भी बदनामी का शिकार हो रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं लगातार, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो किया है उससे आज देश शर्मसार है। और इसलिए शर्मसार है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश को कुछ दिया नहीं, सिर्फ लिया है और देश को कर्ज में फंसा दिया है, देश को बेरोजगारी में फंसा दिया है। इतने सारी तकलीफें, बावजूद इसके यह हमें आपको बताना पड़ रहा है, नेता प्रतिपक्ष को बताना पड़ रहा है, जो आपको खुद पता होना चाहिए था। जी हाँ, यही है जो उन्होंने आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को हैक कर लिया है। जी, यह सच है। जय